नमस्ते दोस्तों, आपका वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है, जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में निवेश करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। तो मेरा नाम है शशांक और ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि केमिकल सेक्टर जो है और फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो है, इसमें क्या क्या जो पॉइंट्स है जिससे आपको ये समझ सकता है कि कौन सा जो सेक्टर है वो बेटर है, क्या क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है दोनों सेक्टर में, हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं एंड देन विल कंक्लूड कि कौन सा सेक्टर जो है विच इज बेस्ट फॉर द इन्वेस्टर्स एंड जिसमें अच्छे रिटर्न्स इन फ्यूचर मिल सकते हैं। मैंने ये दोनों जो सेक्टर्स है उनके रिलेटेड सेपरेट जो इंडिविजुअल बिजनेसेस है या स्टॉक्स है, काफी अलग अलग वीडियो क्रिएट किए हैं इसके ऊपर, जो आप देख सकते हो। और यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, काफी आपको ये चैनल में डिटेल वीडियो मिलेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कंपैरिजन विच इज द एंड यूज। तो यदि आप केमिकल सेक्टर का एंड यूज देखोगे तो उसमें एग्रोकेमिकल्स आ जाते हैं, पॉलीमर्स आ जाते हैं, क्लीनिंग एजेंट्स आ जाते हैं, एंड वन ऑफ द यूज और वन ऑफ द एंड यूज ऑफ द केमिकल्स इज बेसिकली फार्मास्यूटिकल्स। तो यदि आप फार्मास्यूटिकल एज अ सेक्टर देखोगे तो इट्स अ वेरी स्पेसिफिक नीश आउट ऑफ अ केमिकल सेक्टर ओनली। फार्मास्यूटिकल सेक्टर का यदि आप वैल्यू चेन देखते हो तो वो स्टार्ट होता है बेसिक जो मटेरियल्स है जिसको की स्टार्टिंग मटेरियल कहा जाता है, उसके आगे इंटरमीडिएट्स आते हैं, उसके बाद में एपीआईज आते हैं एंड देन द लास्ट वन इज अ फॉर्मुलेशन। तो फार्मास्यूटिकल इज नथिंग बट अ की स्पेसिफिक वेरी नीश आउट ऑफ अ केमिकल सेगमेंट। और केमिकल सेक्टर यदि आप देखोगे तो इट्स अ वेरी वेरी डाइवर्सिफाइड सेक्टर, काफी अलग अलग एंड यूजेस है। वेल इफ यू कंपेयर दैट विद द फार्मास्यूटिकल सेक्टर, उसका एंड यूज एक ही है विच इज बेसिकली द ड्रग वी गेट। पर यदि आप फार्मास्यूटिकल सेक्टर देखोगे तो उसका जो बाइफर्केशन है वो दो तरीके से हो सकता है। एक जो है वो केमिकल बेस्ड ड्रग्स होते हैं और दूसरे जो है वो बायोलॉजिकल बेस्ड ड्रग्स है। इन फ्यूचर यदि आप देखोगे R&D का जो पाइपलाइन है, जो ग्लोबल इनोवेटर्स है, तो मोस्ट ऑफ द कंपनी जो है दैट आर शिफ्टिंग फ्रॉम केमिकल ड्रग्स टू बायोलॉजिकल बेस्ड ड्रग्स एंड दैट इज अ फ्यूचर ट्रेंड। बट इफ यू चेक द केमिकल एज अ सेक्टर तो उसमें अलग अलग यूजेस है विच आई टोल्ड, विच इज एग्रोकेमिकल्स, फार्मास्यूटिकल, डिफरेंट सर्फेक्टेंट्स या अलग अलग स्पेशलिटी केमिकल्स होते हैं। इसमें भी मैंने काफी अलग अलग स्पेसिफिक जो कंपनीज है इनके ऊपर वीडियो क्रिएट किया है, जैसे पोषक एक स्पेसिफिक जो है वो कंपनी है विच इज इनटू फोर्जिनेशन, या नियोजन केमिकल्स है दे आर इनटू ब्रोमिनेशन, नवीन फ्लोरिन SRF या गुजरात फ्लो केमिकल्स है दे आर इनटू फ्लोरिनेशन। इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज, प्रीवी स्पेशलिटी इज इनटू स्पेसिफिक अरोमा केमिकल्स। इसके अलावा डाइज एंड पिगमेंट्स में अलग अलग कंपनीज है, पॉलीमर्स में अलग अलग कंपनीज है। तो केमिकल ये काफी एक ब्रॉड टॉपिक है। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कंपैरिजन। लेट्स नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट ऑफ कंपैरिजन इज केमिकल जनरली सेक्टर में इट इज अ B2B सेगमेंट, यानी बिजनेस टू बिजनेस वहां पे जनरली जो बिजनेस है वो होता है। जनरली केमिकल सेक्टर में ब्रांड बना के सेल नहीं किया जाता है, मोस्टली एज अ वॉल्यूम वाइज यदि आप ट्रैक करोगे तो इट्स अ B2B सेगमेंट। वाइल इन फार्मास्यूटिकल काफी हद तक यदि आप देखोगे तो ब्रांडेड जेनरिक्स भी है। तो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट कि फार्मा सेक्टर में कौन कौन से डिफरेंट सेगमेंट्स आ जाते हैं। सो फर्स्ट वन इज द जेनरिक, यानी जो दवाई है उसके जो एपीआई यानी जो की सॉल्ट होता है वो दवाई का, उसके नाम से जाना जाता है। यानी फॉर एग्जांपल पैरासिटामोल, तो पैरासिटामोल इज एपीआई इनटू दैट ड्रग, बट वी ऑल नो क्रोसिन बिकॉज ये ब्रांड बन गया है। तो एक टाइप आ गया ब्रांडेड जेनरिक्स, एक टाइप आ गया जेनरिक। फॉर एग्जांपल यदि आप क्रोसिन देखते हो तो क्रोसिन इज डूइंग अ लॉट ऑफ एडवर्टाइजमेंट फॉर देयर डिफरेंट प्रोडक्ट्स। इसमें काफी जो ब्रांडेड जेनरिक कंपनीज इंडिया बेस्ड है या बाकी अलग अलग कंट्रीज में भी ब्रांडेड जेनरिक्स होता है, बट लेट्स स्टिक टू द इंडिया स्पेसिफिक। तो इसमें जो MRs होते हैं यानी मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, दे गो टू द डॉक्टर एंड दे पिच इन देयर प्रोडक्ट्स की if you take our products then we'll give certain incentives, and बाद में जो डॉक्टर्स है वो आगे जाके वो पेशेंट्स को वो जो प्रोडक्ट्स है which is branded generic products they recommend। इंडिया में जनरली जो B2C सेगमेंट है which is more of a branded generic segment, काफी यहाँ पे जेनरिक जो अपॉर्चुनिटीज है वो काफी कम है। जनरली जो गवर्नमेंट से वो जो प्रोक्योरमेंट करती है इंडिया में दैट इज अ जेनरिक। बट इफ यू टेक अ केस इन द US तो उसमें अलग केस है। US में ड्यू टू सर्टन रीजंस, ड्यू टू जो PBM से दे आर वेरी कंसोलिडेटेड विच इज कॉल्ड एज फार्मास्यूटिकल बेनिफिशियरी मैनेजर्स। तो इसका जो मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है मैंने फार्मा की जो 4 पार्ट की सीरीज है जो आप देख सकते हो, तो इनके कंसोलिडेशन के वजह से जो प्राइसिंग पावर आ गया है दैट इज विद द PBMs, नॉट विद द जो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है। और इसीलिए मोस्टली वहां पे हाइपर कॉम्पिटिटिव मार्केट है
एंड मोस्टली जो ड्रग्स होते हैं दैट आर द जेनेरिक ड्रग्स। और जो ब्रांडेड ड्रग्स है या ब्रांडेड जेनेरिक्स है दे आल्सो कमांड अ प्रीमियम। इसीलिए रियलाइजेशन जो होते हैं, यदि आप ग्रॉस मार्जिन देखोगे अलग अलग ब्रांडेड जेनेरिक्स कंपनीज के, so they have the superb gross margins because their brand is basically giving them that premium. For example, Eris Life Sciences का business यदि आप देखोगे तो it's a fantastic business. Only issue with that business कि वो business में growth नहीं है. So branded generics का भी एक challenge ये है कि suppose their business is only dependent on India, then it's a very very good cash cow. Cash flows बहुत अच्छे हैं, margins बहुत अच्छे हैं, ROC is also very good, but there is no growth element. तो वी हैव टू सिलेक्ट द कंपनीज विच आर वेरी वेरी स्मॉल इन दैट पर्टिकुलर निश, जहां पर जो ग्रोथ रनअवे है वो कुछ सालों के लिए अच्छा हो सकता है, बट वंस दे मैच्योर देन उसके बाद में आगे ग्रोथ नहीं होता। इफ यू कंपेयर द सेम सिचुएशन विद द यूएस जेनेरिक्स, तो वहां पे ग्रोथ तो आ सकता है, टॉप लाइन आपका ग्रो होगा, बट देयर इज नो मार्जिन इन दिस बिजनेस बिकॉज जो कॉम्पिटिशन है विच इज वेरी वेरी हाई, बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो पीबीएम से दैट आर कंट्रोलिंग द मार्केट। सो दीज आर द टू डिफरेंट सेगमेंट्स इनटू फार्मास्यूटिकल्स। इसके अलावा जनरली एपीआई इज ट्रीटेड एज अ थर्ड सेगमेंट। इसमें जनरली आप देखोगे तो इट्स अ प्रीकर्सर टू द फॉर्मुलेशंस एंड इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इनटू एनी पर्टिकुलर ड्रग। एपीआई के वजह से ही जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है वो कोई भी एक पर्टिकुलर ड्रग में आती है। एंड इसके अलावा देयर इज अनदर वन मोर वे टू प्ले आउट द फार्मास्यूटिकल थीम विच इज द सीडीएमओज या सीआरओज या क्रैम्प्स। तो इसके रिलेटेड भी मैंने एक प्रीवियस वीडियो अपलोड किया था कि व्हाट एक्चुअली इज द डिफरेंस बिटवीन जेनेरिक सीडीएमओज एंड इनोवेटिव सीडीएमओज। तो ये जो वीडियो है वो आप जरूर देख सकते हो। यू विल गेट अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड टू फार्मा सेगमेंट। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड पॉइंट ऑफ कंपैरिजन विच इज रेगुलेशंस। तो यदि आप इंडियन बेस्ड जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है जो सिर्फ इंडिया में ही बेचती है उनका अलग अलग जो ड्रग्स है, तो उसमें एनपीपीए करके एक एजेंसी है, दे कंट्रोल द ड्रग प्राइजेस इन इंडिया। If you come to the US side, then US FDA जो एजेंसी है, they actually regulate different things in their market. तो इसके वजह से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है इट इज वेरी हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्री। आप सन फार्मा करके जो कंपनी है उनका हलोल ये जो प्लांट है उसका हिस्ट्री चेक कर सकते हो। दे आर फेसिंग अ लॉट ऑफ ट्रबल ड्यू टू दैट प्लांट एंड ये अभी नहीं हो रहा है, इट इज गोइंग ऑन फ्रॉम लास्ट 5-6 years। तो इफ यू आर अ फार्मास्यूटिकल या जो कोई एक ड्रग मैन्युफैक्चरर हो, देन यू हैव टू कंप्लाई विद द that particular regulations, otherwise you are not able to sell into that particular geography। 483 करके एक लेटर रहता है, that also you can read more on। मेरा जो 4 part का सीरीज है, you will get a very good understanding। Divi's Lab को 483 मिला था 2016 में and that's why the stock price also got corrected from 1200 rupees to 600 rupees। So if any particular company is not complying with the regulator, then that can be risk। There is a very good book on this topic जिसका नाम है Bottle of Lies that you should definitely read to understand more about what I'm trying to say। Now let's come to the next point। इसमें यदि आप देखोगे तो रॉ मटेरियल डिपेंडेंसी। तो जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है दे हैव लॉट ऑफ डिपेंडेंसी ऑन चाइना फॉर देयर एपीआईज। तो जनरली आप हिस्ट्री देखोगे तो मोस्टली ये जो आज की बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, फॉर एग्जांपल सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, लुपिन या कैडिला हेल्थ केयर, ऑरोबिंदो, सो दे ऑल आर फोकसिंग ओनली ऑन फॉर्मुलेशन। तो ये जो सारी कंपनीज है वो क्या करती थी हिस्टोरिकली, वो चाइना से सस्ते में एपीआई खरीदती थी, उसके बाद में उसको एक्सिपिएंट्स ऐड करते थे उसमें एंड देन दे यूज्ड टू क्रिएट द फाइनल फॉर्मुलेशन एंड देन दे यूज्ड टू सेल इनटू यूएस मार्केट। और तभी यूएस मार्केट में इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं था बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। अगेन आई हैव एक्सप्लेन दैट इनटू माय 4 part फार्मा सीरीज। और इसके वजह से टिल 2015 देयर प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज्ड अ लॉट एंड बाद में यहाँ पे यदि आप देखोगे तो पीबीएम्स भी कंसोलिडेट हो गया एंड वेरियस अदर रीजंस वर देयर and they are no longer that much profitable which they were in history। So यहाँ पर key point to understand is that only कि pharma companies को API का आज भी काफी अच्छा खासा dependency है on China generally जो antibiotics होते हैं। If you compare the same situation with the chemical companies, so for example Aarti Industries, so Aarti Industries don't have any dependency। उनका जो बेसिक रॉ मटेरियल है दैट इज बेंजीन एंड बेंजीन इंडिया में काफी अबंडेंटली अवेलेबल है बिकॉज इट इज नथिंग बट द वन ऑफ द बाय प्रोडक्ट ऑफ द क्रूड साइड। सेम इज द केस विद दीपक नाइट्रेट। तो दीपक नाइट्रेट ने भी उनका जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन है वो काफी स्ट्रॉन्ग कर लिया है, कंप्लीटली इंटीग्रेटेड वो एक कंपनी है, दैट्स व्हाई दे डोंट हैव एनी डिपेंडेंसी ऑन द चाइना। सो इफ यू कंपेयर करंट सिचुएशन विच इज वेरी वेरी वोलाटाइल या वेरी वेरी अनसर्टन सिचुएशन जहां पे वॉर चल रहा है, सप्लाई चेन जो है वो डिसरप्ट हुआ है या जो कंटेनर कॉस्ट है वो काफी महंगे हो चुके हैं, इसमें फिलहाल में रिडक्शन आ रहा है। बट इन लास्ट 1 to 2 years आफ्टर पैंडेमिक देयर हैज बीन अ वेरी ह्यूज हाइक इनटू कंटेनर कॉस्ट।
और जो अवेलेबिलिटी है वो भी काफी कम हुआ था। सो इफ यू टेक दीज फैक्टर्स इन कंसिडरेशन फॉर दो स्पेसिफिक केमिकल स्टॉक कि जिनका जो डिपेंडेंसी है वो चाइना पे नहीं है, वो खुद का ही रॉ मटेरियल इंडिया में मैन्युफैक्चर करते हैं एंड दे एक्चुअली एक्सपोर्ट और दे हैव द गुड डिमांड इन इंडिया, those chemical companies I think are better placed for now, at least for the short term। जब तक ये जो वॉर है वो कंटिन्यू होता है, आगे जाके सप्लाई जो डिसरप्शन है वो थोड़ा सॉल्व हो जाएगा, तो आई थिंक फार्मा कंपनीज विच आर वेरी वेरी नीश फार्मा कंपनीज कैन ऑल्सो स्टार्ट डूइंग बेटर। बट बैकवर्ड इंटीग्रेशन होना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बैकवर्ड इंटीग्रेशन करने के लिए असेट्स ग्राउंड पे आना चाहिए, उसके लिए ज्यादा कैपेक्स लगता है, इसके लिए कुछ टाइम भी जा सकता है, बट देर इज अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ड्यूरिंग लास्ट 1 to 2 years जिसमें इंडियन कंपनीज फाइनली रिकॉग्नाइजिंग इट दैट कि चाइना का जो सिचुएशन है दैट इज वेरी वेरी वोलेटाइल और इसीलिए काफी कैपेक्स शुरू हुए हैं फॉर बैकवर्ड इंटीग्रेशन साइड ऑल्सो। आप ग्रैन्यूल्स के कॉन कॉल सुन सकते हो टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट अनदर पॉइंट विच इज कॉम्पिटिशन साइड। तो यदि आप देखोगे तो फार्मास्यूटिकल साइड में काफी हैवी कंपटीशन होता है। जैसे कि आप ये टेबल में देखोगे तो मेटफॉर्मिन ये जो ड्रग है उसमें लगभग 38 कॉम्पिटिटर्स है, गैबापेंटिन में 28 है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन में 23, टाइग्राग्रिल में 27। तो ये जो कंपटीशन है इट इज रिलेटेड टू एपीआई कंपटीशन एंड बहुत ज्यादा कंपटीशन है। और जनरली कमोडिटी एपीआईज में क्या होता है कि whoever has the lowest cost of manufacturing he is going to win the race, but if you compare the same thing with the chemical companies, definitely cost advantage is very very key criteria। but let's take an example of दीपक नाइट्रेट। तो दीपक नाइट्रेट के पास फेनॉल की यानी अपस्ट्रीम साइड में काफी एक अच्छी कैपेसिटी बिल्ड कर ली है उन्होंने। इन लास्ट फ्यू इयर्स उन्होंने काफी रैंप अप भी किया ये कैपेसिटी को। तो अभी क्या हो गया है कि दे क्रिएटेड एक्चुअली एंट्री बैरियर टू एंटर इनटू फेनॉल साइड। तो जब तक किसी के पास फेनॉल की कैपेसिटी नहीं आती वो डाउनस्ट्रीम जो प्रोडक्ट्स है उसमें जा नहीं पाएगा, क्योंकि they again will have to depend on the Deepak because it's the lowest cost of manufacturer। But Deepak Nitrite का advantage क्या है? Because they have the raw material availability at very cheapest cost, they can go into all the downstream products whatever they want। क्योंकि उनका जो cost of production होगा that will be cheapest because they have in-house manufacturing of phenol। तो this is nothing but the very very high entry barrier even in the commodity segment। तो फेनॉल तो कमोडिटी आ जाता है, बट फेनॉल के जो डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स है दैट कैन बी स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स। सो आई थिंक यहाँ पे जो मार्केट आज दीपक नाइट्रेट को अंडरस्टैंड कर रहा है दैट माइट बी बेस्ड ऑन कमोडिटी नेचर ऑफ द बिजनेस, बट आई एम पर्टिकुलर एक्सपेक्टिंग इन नेक्स्ट 5 to 10 years इट विल बी अ वेरी गुड मिक्स ऑफ कमोडिटी एज वेल एज स्पेशलिटी एंड मोर ऑफ द जो प्रोडक्ट्स रहेंगे उनके वो स्पेशलिटी साइड में आएंगे, क्योंकि कमोडिटी का जो कैपेक्स है दैट इज ऑलरेडी डन। सिमिलर केसेस विद द आरती इंडस्ट्रीज। सो आरती इंडस्ट्रीज के पास जो बेसिक बेंजीन की फैसिलिटीज है यानी अपस्ट्रीम प्रोडक्ट्स जो है विच एनी अदर कंपनी डोंट हैव एंड दैट्स व्हाई नो वन कैन एंटर इनटू देयर डोमेन। हालांकि बोडल केमिकल इज ट्राइंग टू एंटर इनटू सिमिलर प्रोडक्ट्स, तो आगे जाके हम देखते हैं कि क्या यहाँ पे कंपटीशन आ सकता है। यदि आप आरती इंडस्ट्रीज का वैल्यू चेन देखोगे तो इट जनरली स्टार्ट विद द बेंजीन एंड देन पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ऑर्थोनाइट्रोक्लोरोबेंजीन और उसके आगे जाके डेरिवेटिव्स है। तो उनके पास अच्छी खासी कैपेसिटीज है फॉर पीएनसीबी एंड ओएनसीबी। तो यदि आपके पास वही कैपेसिटीज नहीं है एंड यू गोइंग टू डेवलप द प्रोडक्ट विच आर द डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स, अगेन यू विल हैव टू डिपेंड ऑन द आरती। एंड आरती के पास इन हाउस जो कैपेसिटीज है इसके वजह से उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल बी लोएस्ट और इसीलिए इट विल बी वेरी लॉजिकल स्टेप फॉर द आरती इंडस्ट्रीज टू गो इनटू द डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स। एंड आई थिंक आफ्टर 2024 फाइनेंशियल ईयर जो भी कैपेक्स आरती इंडस्ट्रीज करने वाले हैं दे विल बी मोर फोकस ऑन द डाउनस्ट्रीम साइड, जिससे उनके जो मार्जिन है वो काफी बेटर इंप्रूव हो सकते हैं कंपेयर टू आज के जो मार्जिन है। सो वाइल स्टडिंग एनी कंपनी यू हैव टू अंडरस्टैंड द बिजनेस मॉडल ऑफ दैट कंपनी। ये केसेस में उन्होंने काफी अच्छे अपस्ट्रीम्स या जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन ऑलरेडी इन प्लेस करके रखे हैं एंड देन दे कैन कीप ऑन मूविंग एंड डेवलपिंग फॉरवर्ड एंड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन से अलग अलग जो प्रोडक्ट्स है विच कैन बी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, विच कैन बी हाई वैल्यू लो वॉल्यूम जो प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें मार्जिन ज्यादा होते हैं। सो दिस इज द की डिफरेंशिएशन बिटवीन जो एपीआई बेस्ड कंपनीज है एंड जो केमिकल बेस्ड कंपनीज है। एंड दिस इज जस्ट वन ऑफ द वे टू लुक इनटू दिस बोथ सेक्टर्स। अलग अलग लेंसेज से आप अलग अलग अंडरस्टैंडिंग निकाल सकते हो। आई एम जस्ट गिविंग यू सम बेसिक फ्रेमवर्क। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट पॉइंट अबाउट द स्पेशलिटी नेचर इनटू द बोथ बिजनेसेस। तो यदि आप केमिकल साइड से शुरुआत करोगे तो यहाँ पे पोषक जैसी कंपनीज है विच आर इनटू फोर्जिन मैन्युफैक्चरिंग। तो ये एक टॉक्सिक गैस है इसीलिए एंट्री बैरियर्स क्रिएट हुए हैं। इसके अलावा यदि आप फ्लोरिनेशन में देखोगे तो नवीन फ्लोरिन, एसआरएफ एंड गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स, ये तीन ही कंपनी जनरली एक अच्छी खासी कैपेसिटी है उनके पास एंड फ्लोरिनेशन इज ऑल्सो नॉट वेरी इजी टू कम इनटू। इसके अलावा जो स्मॉल कैप कंपनीज है लाइक नियोजन केमिकल, सो दे आर इनटू ब्रोमिनेशन
एंड वो जो प्रोमिनेशन कर रहे हैं वो बाकी कोई कंपनीज नहीं कर पा रही है. दैट्स वाई देर इज सम स्पेशलिटी नेचर ऑफ दिस बिजनेस. इसके अलावा यदि आप क्लीन साइंसेस का एग्जांपल देखते हो तो उनके पास जो प्रोसेस है विच इज फ्रॉम द एनिसॉल रूट विच इज द लोएस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो प्रोसेस है, और इसीलिए उनके जो मार्जिन है दैट इज सुपर हाई. एंड जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का ट्रेंड यदि आप ग्लोबल लेवल पे देखोगे, एंड यू हैव टू ऑलवेज लुक फॉर द ग्लोबल कंपटीशन, क्योंकि ये जो दोनों इंडस्ट्रीज है केमिकल एज वेल एज जो फार्मास्यूटिकल, इट्स अ ग्लोबल इंडस्ट्री. इट्स नॉट लाइक अ सीमेंट इंडस्ट्री या रियल एस्टेट इंडस्ट्री विच इज वेरी वेरी मैक्रो मार्केट या वेरी वेरी लोकल काइंड ऑफ इंडस्ट्री. तो जो बायोलॉजिक्स की फैसिलिटीज है, यदि आप वुशी बायोलॉजिक्स को स्टडी करोगे या कैटलैंड को स्टडी करोगे, लॉन्जा को स्टडी करोगे, तो दे ऑल आर मूविंग ऑन टू द बायोलॉजिकल साइड. इसके रिलेटेड मैंने एक डिटेल वीडियो क्रिएट किया है ऑन सिंजिन या जो सीआरओज है, सीडीएमओज है, लाइक सुवेन फार्मा में भी क्रिएट किया है वीडियो which is only accessible to model portfolio members. इसके रिलेटेड जो फीस है, it is only 12,000. I am already offering 20% discount ताकि you should also able to learn in depth about chemical, pharmaceutical and different sectors which I am tracking. Real estate भी मैं ट्रैक कर रहा हूँ, बिल्डिंग मटेरियल्स भी है. सो आई विल बी क्रिएटिंग मेनी वीडियो जिससे मैं आपको इन डेप्थ में समझा पाऊंगा कि वो सेक्टर के जो सेक्टर डायनामिक्स क्या है, कंपटीशन लेवल क्या है, हाउ वन शुड लुक फॉर दैट पर्टिकुलर सेक्टर, और कहां पर जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है विच लाइन. तो यदि आपने अब तक मेरे मॉडल पोर्टफोलियो को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर मेरे मॉडल पोर्टफोलियो को सब्सक्राइब कर लीजिए. इसका जो रजिस्ट्रेशन का लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो इसमें आपको अपकमिंग जो वेबिनार्स होंगे ऑन डिफरेंट टॉपिक्स वो भी आपको कंप्लीटली फ्री मिलेंगे. रिसेंटली मैंने प्राज इंडस्ट्रीज पे एक 4 आवर का जो वेबिनार है वो कंडक्ट किया था. यदि आपको ये जो वेबिनार है वो भी देखना है तो एक सेपरेट रिकॉर्डिंग लिंक मैंने शेयर की है, दैट ऑल्सो यू कैन चेक इट आउट. और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि ऐसे जो वीडियोस है आपको आगे जाके भी मिलते रहे. और जरूर ये जो वीडियो है आप आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी काफी नॉलेज मिल जाएगा.